हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि ये आगमन रीति और निगमन रीति किसे कहते हैं। आखिर काफ़ी डाउट बना रहता है आगमन और निगमन रीति को देखते हुए कि काफ़ी डाउट रहता है कि आगमन रीति किसे कहते हैं और निगमन विधि किसे कहते हैं। तो चलिए आज इस डाउट को कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रमुख दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं, अब देखेंगे कि अर्थशास्त्र की विधियों में अध्ययन में दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? पहली है डिडक्टिव मेथड और दूसरी है इंडक्टिव मेथड। यानी डिडक्टिव मेथड को कहते हैं निगमन विधि और इंडक्टिव मेथड को कहते हैं आगमन विधि। ठीक है, अब देखेंगे कि डिडक्टिव मेथड जो है इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। तो डिडक्टिव मेथड को विश्लेषणात्मक या वैज्ञानिक या गणितीय विधि भी कहते हैं। यह एक तर्क प्रधान होता है। ठीक है, ये जो डिडक्टिव मेथड है ये एक तर्क प्रधान है। और जो ये आगमन विधि है इसे क्या कहते हैं? इसे ऐतिहासिक या प्रायोगिक या सांख्यिकी विधि भी कहते हैं। लेकिन ये कैसी है? ये तथ्यों का प्रधान होता है इसमें। ठीक है, इसमें तथ्यों का प्रधान होता है और इसमें तर्कों का प्रधान होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि डिडक्टिव मेथड किसे कहते हैं और अच्छे से देखेंगे कि डिडक्टिव मेथड किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, डिडक्टिव मेथड इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी में क्लासिकल अर्थशास्त्री यानी खासकर इसमें जो रिकार्डो आते हैं, तो 19वीं शताब्दी में खासकर इसमें रिकार्डो ने किया था इसका प्रयोग। इसे सामान्य सत्य और सर्वमान्य स्वयं सिद्ध या आधारभूत तथ्यों को आधार मानकर विशिष्ट सत्य या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें सामान्य सत्य या सर्वमान्य सिद्ध यानी आधारभूत तथ्यों को आधार मानकर, यानी सत्य जो है उन्हीं को आधार मानकर इसमें जो निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, इसका जो अध्ययन का क्रम होता है तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर हम कह सकते हैं। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले सामान्य अध्ययन करेंगे फिर उसके आगे विशिष्ट की ओर, उसके बाद विशिष्ट की ओर हम धीरे धीरे जाएंगे। इंग्लिश में फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। ठीक है, आगे देखते हैं इस विधि को और क्या कहते हैं? तो इस विधि को अनुमान प्रणाली विधि भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस विधि को क्या कहा था? प्रबुद्ध प्रयोग रीति कहा था। किसने कहा था? तो बोल्डिंग महोदय ने क्या कहा था? प्रबुद्ध प्रयोग रीति। ठीक है, तो ये बोल्डिंग महोदय ने कहा था। अब देखिए, ये जो डिडक्टिव मेथड है इसके भी दो प्रकार हैं। अब इसके कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक है मैथमेटिकल और दूसरा है नॉन मैथमेटिकल, यानी गणितीय विधि, और दूसरा है अगणितीय विधि। अब चलिए देखते हैं कि गणितीय और अगणितीय कौन कौन से हैं, ये किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो अगणितीय है यह नॉन मैथमेटिकल मेथड है। इसका प्रयोग क्लासिकल एवं अन्य अर्थशास्त्रियों ने किया था। जो नॉन मैथमेटिकल मेथड है इसका प्रयोग क्लासिकल ने किया था और क्लासिकलों ने किया था और अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी इसका प्रयोग किया था। ये जो नॉन मैथमेटिकल है इसके अंतर्गत गणितीय के चिन्हों एवं गणित के विधियों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है तो गणित के जो चिन्ह होते हैं उनका भी प्रयोग नहीं होता है और जो विधियां होती हैं उनका भी प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं होता है। आप नॉन से मान सकते हैं कि नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मैथमेटिकल नंबर पहला है मैथमेटिकल। इसका प्रयोग
इसका प्रयोग प्रोफेसर एजवर्थ ने 19वीं शताब्दी में किया था। जो नॉन मैथमेटिकल था, इसका प्रयोग क्लासिकल ने एवं अन्य अर्थशास्त्रियों ने किया था। और जो मैथमेटिकल मेथड है, इसका प्रयोग एजवर्थ ने 19वीं शताब्दी में किया था। तो आप देख सकते हैं इसमें और अन्य भी हैं। चलिए, ये तो मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल हो गया। अब देखते हैं कि इंडक्टिव मेथड, यानी इंडक्टिव मेथड आगमन रीति या विधि किसे कहते हैं। तो जो इसका जो प्रारंभ हुआ था, इसको माना जाता है कि जर्मनी के एक ऐतिहासिक स्कूल था, वहीं से इसका प्रारंभ हुआ था। किसका? आगमन विधि का। और इसको माना जाता है कि इसको प्रारंभ करने वाले रोसर थे। इनकी जो पुस्तक थी पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र, जो 1854 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने लिखा था रोसर ने। ठीक है। और इसके अलावा भी थे। कौन थे? इसके अलावा थे लिस्ट और नीज थे और हिल्डब्रांड थे। ठीक है। तो ये भी थे। ठीक है, इनको भी लिख लीजिएगा, लिस्ट, नीज और हिल्डब्रांड। ठीक है, ये भी थे, इनके सहयोगी ही थे। अब देखते हैं इंडक्टिव मेथड क्या होता है। यह विधि ठीक निगमन विधि के विपरीत होती है। ये जो निगमन विधि थी, उसकी ठीक विपरीत आगमन विधि होती है। ठीक है। तो इसका जो अध्ययन होता है, ये तर्क का क्रम होता है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। उसमें जो था डिडक्टिव मेथड में, तो उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर था, और इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर है, यानी फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, पहले विशिष्ट का अध्ययन करेंगे और उसके बाद सामान्य की ओर धीरे धीरे हम जाएंगे। चलिए और आगे चलते हैं। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले व्यक्ति निरीक्षणों तथा प्रयोगों के माध्यम से विशिष्ट सत्यों का पता लगाता है। यानी जैसे ये बताया गया था कि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका तर्क का क्रम होता है। तो पहले विशिष्ट सत्यों को पता लगाया जाता है और उन्हीं सत्यों के आधार पर सामान्य सत्य, उसी विशिष्ट के आधार पर सामान्य सत्य या सामान्य नियम का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है। और देखेंगे कि इस विधि के अंतर्गत सांख्यिकी या इतिहास से सामाजिक तथ्यों को संकलित किया जाता है। इस विधि के भी दो प्रकार हैं, यानी कौन कौन से इस विधि की भी उसकी भी देखा था हमने कि उसके दो प्रकार थे, मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल। अब ये जो इंडक्टिव मेथड है, इसके भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है स्टैटिस्टिकल मेथड और दूसरा है कौन सा? एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक रीति, और दूसरा है ये सांख्यिकी रीति। ठीक है। तो जो प्रायोगिक रीति है, इसका प्रयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है। जहाँ प्रयोग की सुविधाएं हों और प्रयोगशालाएं हों, वहाँ प्रायोगिक रीति का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इनका तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। इनका तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो देखिए, एडम स्मिथ ने आगमन एवं निगमन दोनों विधियों का प्रयोग किया था। जो एडम स्मिथ ने किया था, तो वो दोनों विधियों का प्रयोग किया था, आगमन और निगमन। ठीक है। तो जो अब दूसरे हैं जो माल्थस महोदय, तो इन्होंने भी दोनों विधियों का प्रयोग किया था, लेकिन जनसंख्या का जो सिद्धांत था, उसमें उन्होंने आगमन रीति का ही प्रयोग किया था। ठीक है। तो जो जनसंख्या का सिद्धांत था माल्थस का, तो उसमें माल्थस महोदय ने आगमन रीति का ही प्रयोग किया था। अब जो रिकार्डो हैं, तो रिकार्डो मानते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने मानते हैं कि निगमन विधि के आधार पर अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाएगी। तो क्लासिकल जो मानते हैं वो कहते हैं कि निगमन विधि के अनुसार, निगमन विधि के आधार पर ही अर्थव्यवस्था में हमेशा
पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाएगी। ठीक है। अब देखिए जो जर्मन ऐतिहासिक स्कूल था, जो इसमें भी आगमन विधि पर ही बल दिया गया था, तथा जो रोसर थे और नीज थे और हिल्डब्रांड थे और लेस्ली थे आदि ने भी इसी विधि का प्रयोग किया था। किस विधि का? तो आगमन विधि का। तो आगमन विधि पे ज़्यादा जोर दिया गया है, इसी को ज़्यादा महत्व दिया है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने। काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने आगमन रीति का ही ज़्यादातर प्रयोग किया है। ठीक है। तो अब दोनों के गुण भी देख लेंगे, दोनों में कौन कौन से गुण हैं। ठीक है। तो देखिए जो निगमन रीति है ये सरल है और इसके निष्कर्ष सामान्यतः शुद्ध तथा स्पष्ट होते हैं। जो निगमन विधि है इसके निष्कर्ष जो है तो सामान्य, शुद्ध एवं स्पष्ट होते हैं। और जो ये निगमन विधि है इससे प्राप्त निष्कर्ष सामान्यतः सर्वव्यापक एवं अकाट्य होते हैं, यानी काट्य नहीं होते हैं, अकाट्य होते हैं। ठीक है। और ये बिना पक्ष के यानी तटस्थ निष्कर्ष होते हैं ये। इस विधि द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को अधिक निश्चितता होती है इसमें। ठीक है। अब देख लेते हैं आगमन रीति। आगमन विधि में देखिए इसमें वास्तविकता के अधिक या निकट एवं त्रुटियों की कम संभावना होती है। इसमें जो है तो इसमें त्रुटियां यानी कमियां इसमें कम दिखाई देती हैं आगमन रीति में। ठीक है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने इसी का ज़्यादा प्रयोग किया है। दूसरा है यह दृष्टिकोण प्रायोगिक है। यह पद्धति ध्यान में रखती है कि आर्थिक तथ्य स्थिर नहीं परिवर्तनशील है। ठीक है। इससे समझ गए होंगे आप। और आगे देखते हैं कि देखिए देश तथा काल परिस्थितियों का ध्यान रखता है। ये कौन सी है? तो ये है आगमन रीति। ठीक है। आगमन रीति देश तथा काल की परिस्थितियों का भी ध्यान रखता है। ठीक है। ये निष्कर्षों तथा नियमों की सत्यता की जांच करती है और निगमन रीति की पूरक आगमन रीति है, यानी एक दूसरे की ये पूरक हैं। ठीक है। जैसे इसमें भी देखेंगे कि इस विधि द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अधिक निश्चितता होती है निष्कर्षों में। ठीक है। और निगमन रीति आगमन रीति की पूरक विधि है, ये दोनों एक दूसरे की ही पूरक है। तो निगमन पद्धति स्थैतिक है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये निगमन स्थैतिक है। ठीक है। अब इनके दोष की बात करें तो कौन कौन से इनके दोष हैं। तो देखिए निगमन रीति के द्वारा ये प्राप्त निष्कर्ष वास्तविकता से दूर होते हैं और जो इसके द्वारा निष्कर्ष प्राप्त होते हैं तो ये अत्यंत ही ये कठिन होते हैं। और जो आगमन रीति है इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अन्वेषक द्वारा उसके मन मुताबिक प्रभावित किए जा सकते हैं। ये इससे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं ये मन मुताबिक मतलब प्रभावित किए जा सकते हैं। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में विश्वसनीयता की कमी होती है। आगमन रीति के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो उनमें विश्वसनीयता की जो कमी होती है। और जो निगमन रीति है इसके द्वारा तर्क पर ही सही उत्तर उतर सकते हैं, पर व्यवहारिक जीवन में कोई निश्चित नहीं है। ये जो तर्क पर ही ये सही मतलब हो सकते हैं और जो व्यवहारिक जीवन में है तो ये कोई निश्चित नहीं है कि सही होगा। ठीक है। निगमन पद्धति पर आधारित नियमन सार्वभौमिक व सर्वव्यापक नहीं हो सकते हैं। निगमन पद्धति के अनुसार जब नियम का प्रतिपादन किया जाता है तो वे स्थिर मान्यताएं मानी जाती हैं। वे स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील रहती हैं। जैसा दोस्तों आपने समझ गए होंगे कि हमने देखिए आगमन और निगमन रीति दोनों को पढ़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है तो उन्होंने महत्व दिया है तो किस विधि को दिया है, तो वो आगमन विधि को दिया है। ठीक है।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए धन्यवाद।